हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस कालखंड में संकुल आयन और लिगेंड ये दो टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संकुल आयन इसके बारे में समझेंगे। किसी को अपन जटिल आयन भी कहते हैं। संकुल आयन या जटिल आयन, अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें। अभी तक हम लोग योगशील यौगिक के बारे में देख चुके हैं। दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और दूसरा संकुल लवण। और इसी लवण में से संकुल लवण में ही शब्द है संकुल आयन। तो लवण के स्थान पर हमको आयन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो पहले अपन देखें आयन क्या चीज़ है। आयन का सीधा मतलब है आवेशित कण। सामान्य शब्द में क्या बोलते हैं उसको? आवेशित कण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। जिसमें आवेश होता है उसी को अपन आवेश आयन कहते हैं। सामान्य शब्द में क्या बोलते हैं? आयन। धन आयन और एक क्या होते हैं? ऋण आयन। तो उसी को हम यहाँ पर शब्द विज्ञान में एक शब्द हो गया उसके लिए आवेशित मूलक। क्या कहते हैं उसको? आवेशित मूलक। सामान्य शब्द में हम अभी तक संकुल लवण के बारे में हमने ये देखा कि हम इसको इस बड़े कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से बड़े कोष्ठक में जो लिख रहे हैं इसमें क्या क्या होते हैं इसको देखेंगे अपन। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा बड़े कोष्ठक है वह कैसा होगा? आवेशित मूलक होगा। या तो यहाँ पर प्लस हो सकते हैं या तो क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। इतने भाग में अधिकांशतः प्लस और माइनस होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको समझने के लिए अभी संक्षिप्त में इस प्रकार समझ रहे हैं। अब इसी को थोड़ा सा उदाहरण अपन लेते हैं, एक दो उदाहरण। जैसे हमने पिछले टॉपिक में Fe6 के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इसी को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस। इतने होते हैं इसमें। ये कैसा होता है बाद में समझेंगे, पहले हम इसको परिभाषा के रूप में देखें इसमें। तो यहाँ पर क्या है? ये आवेशित मूलक है क्योंकि आयन है इसमें। तो वह आवेशित मूलक जिसमें दो चीज़ यहाँ पर कोष्ठक में रहते हैं। एक यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ Fe है और दूसरा क्या है? यहाँ पर Cn है। इसको क्या क्या समझते हैं अपन? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें, इसको कहते हैं अपन केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन। ऐसे परमाणु भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आयन ही होगा। अधिकांश में आयन होते हैं। ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है? केंद्रीय धातु आयन। और जो बड़ा कोष्ठक लिखते हैं, ठीक बड़े कोष्ठक के बाद में जो रहेगा वो धातु आयन होगा, जिसको नाम यहाँ पर अलग से क्या दिया जा रहा है? केंद्रीय धातु आयन। या केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः में आयन होते हैं, इसीलिए हम इसको आयन के रूप में दर्शा रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, जिससे यहाँ पर Cn है, जिसकी संख्या 6 है। इसको हम कहते हैं लिगेंड, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे करके इस केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान दिया हुआ है या इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जितने भी परमाणु, अणु या आयन, अभी हम इसको केवल लिगेंड के रूप में नाम जान रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। तो वह आवेशित मूलक जिसमें केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बना करके उपस्थित रहते हैं, ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं? संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं। ये अभी यहाँ पर हम ऋणावेशित मूलक के रूप में देख रहे हैं। ऐसे धनावेशित भी हो सकते हैं और कुछ उदासीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमको अभी चूंकि इसमें आयन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम अभी उदासीन को नहीं समझ रहे हैं। हम किसको समझेंगे? या तो धनात्मक आवेश वाला होगा या तो ऋणात्मक आवेश वाला। तो ये संकुल आयन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको अपन? संकुल आयन। तो कैसा संकुल आयन है? यहाँ पर ये धन आयन है। सॉरी, अभी ये जो है बनाए हैं ऋण आयन। एक दूसरा उदाहरण ले अपन, AgNH3 ट्वाइस। एक सरल उदाहरण और लेते हैं अपन जिसमें धनायन को दर्शाया गया है। ऐसे अभी ढेर सारे हमको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इसमें, उदाहरण।
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, Ag क्या कहलाएगा, यहाँ पर धातु आयन कहलाएगा। कौन सा धातु आयन कहलाएगा, ये केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। और यहाँ पर जो NH3 लिखा गया है जिसकी संख्या 2 है, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, संकेत के रूप में हम लिख रहे हैं इसको क्या कहेंगे अपन, लिगेंड कहेंगे। इसी को हिंदी में और बोलते हैं संलग्नी, जो अटैच है, संलग्न है, संलग्न करते हैं अपन। जैसे हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो अपन कागज को संलग्न करते हैं, है ना। अब बोलते हैं कोई अधिकारी ये कागज को अटैच कीजिए, कहते हैं कई कागज मान लो नहीं रहता तो ऐसे बोलते हैं इस कागज को आप अटैच कीजिए। जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, आय प्रमाण पत्र है, तो कुछ मान लो कागजात कमी है तो कहा जाता है कि इस कागज को भी इसमें अटैच कीजिए, माने जोड़िए, संलग्न कीजिए। हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं उसको, संलग्न करना, इसीलिए शब्द है संलग्नी। इसको हम अभी हमारे इस उपसंसदीय यौगिक में क्या कह रहे हैं, इसको अपन लिगेंड के नाम से जान रहे हैं इसमें। तो ये 2 चीज़ होंगे और ये आवेशित है, टोटल इतने भाग क्या होंगे, आयन है इसमें, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस आवेशित कण को या इस आवेशित मूलक को हम क्या कहेंगे, संकुल आयन कहेंगे, क्योंकि ये योगशील अणु है। दोनों हम पढ़ चुके हैं, द्विकलवण और संकुल लवण। और जब लवण है यानी 2 भाग में टूटेगा, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी दोनों प्रकार के आवेशित मूलक अर्थात धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के एग्जाम्पल हम लिए हैं। ऐसे ढेर सारे हमको और एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें। आगे चलते हैं अपन दूसरे प्रकार। यहाँ पर संकुल लवण क्या है पहले समझ लें, अभी तक तो हम समझ ही चुके हैं, एक बार और समझ लें। संकुल आयन के अलावा संकुल लवण, तो आप हेडिंग डालिए इसमें संकुल लवण। आयन के जगह में अब शब्द आ जाएगा इसमें संकुल लवण या संकुल यौगिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह अभी यौगिक के रूप में पाया रहा है। तो संकुल लवण में क्या होंगे, उसके जस्ट आगे होगा। अभी तक हम संकुल आयन के बारे में समझ चुके थे, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उस आवेश को हटाना है, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो प्लस है या माइनस है, चाहे 1 माइनस, इस टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल इतने ब्रैकेट वाले भाग में 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन कुछ भी हो सकता है। वो इस अंदर में जो केंद्रीय धातु आयन है और लिगेंड उसके आधार पर है, या तो क्या हो सकता है, वो ऋणावेशित भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अभी आपको बताया मैं, यहाँ पर मान लीजिए अभी 4 माइनस है। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया मैं आपको, FeCN6। अब इसको मैं इस आयन को हटाना चाहता हूँ, तो जब ऋण आयन को हटाना है तो क्या करूँगा, मैं धन आयन को जोड़ूंगा, या धन आयन को हटाना है तो ऋण आयन। जितने ऋण आयन है उतने के समतुल्य धन आयन को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो जैसे यहाँ पर 4 माइनस है तो मैं 4 प्लस लिखने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिख दिया सोडियम, क्या लिख दिया, सोडियम। हो सकता है पोटेशियम, कॉपर लिख सकता हूँ। टोटल मेरे को उतना धन आयन चाहिए उतने माइनस को हटाने के लिए। तो अब यहाँ पर 1 सोडियम में कितना प्लस होता है, 1 प्लस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 माइनस के लिए कितना चाहिए, 4 प्लस चाहिए। तो कितना से गुणा कर दूंगा उसको मैं, 4 से, सीधा सीधा। या इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, जिसको हम क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ये जो ऊपर में आवेश है संख्या को इधर लिख दीजिए क्रॉस, और यहाँ पर जो आवेश लिखा हुआ है इसको तिरछा गुणा कर दीजिए। तो ये 1 है, ठीक है, वो धन है चाहे ऋण हो, और शुरू में धनायन ही होते हैं, क्योंकि हम अभी तक जितना जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये सभी क्या हैं, अकार्बनिक हैं। अकार्बनिक में खास विशेषता होती है, जैसे नमक, सरल उदाहरण देते हैं अपन। नमक क्या है बताओ, ये कार्बनिक यौगिक है क्या अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, धनायन को शुरू में लिखते हैं, ऋणायन को बाद में लिखते हैं, ये प्रथा है, ठीक है। और कार्बनिक में कुछ में एग्जाम्पल में बाद में लिखे जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अकार्बनिक, क्योंकि अकार्बनिक की बात चल रहा है इसमें, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको जब लिखा गया तो मिट गया, आप समझ लीजिए, माइनस की जगह पर आ गया। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। तो कैसा हो गया, ये उदासीन हो गया, कुल आवेश बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया वो। तो यहाँ पर Na4 FeCN6 हो गया। तो यहाँ पर अब क्या कहलाएगा, ये संकुल लवण कहलाएगा।
ठीक है। तो संकुल लवण में क्या होते हैं, केंद्रीय धातु आयन है और लिगेंड है मुख्य रूप से इसमें, लेकिन यह उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। तो वह उदासीन यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ उपसर्जक बंध बना करके उपस्थित है, या उसमें उपसर्जजी बंध पाए जाते हैं, ऐसे उदासीन लवण को हम क्या कहते हैं, संकुल लवण कहते हैं। और जब उदासीन शब्द हट जाएगा तो अपने शब्द क्या हो जाएंगे, आयन आ जाएगा उसमें। ये हो गया यहाँ पर संकुल लवण। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर एक दो और देता हूँ, आप मेरे को जल्दी से यहाँ पर कुछ बताएंगे। इस ओर में यहाँ पर संकुल या जटिल लवण को लिख रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ संकुल आयन को। संकुल आयन, इसका संकुल आयन क्या होगा, Na4FeCN6 का। तो क्या करना है, अपन को हटा देना है, ठीक है। कोष्टक के बाहर में, चाहे वो पहले रहे चाहे कोष्टक के बाद में, उसको हटाना है अपन को। और दोनों एक साथ नहीं रहेगा, वो भी समझ लीजिए, या तो कोष्टक के सामने रहेगा या तो कोष्टक के बाद रहेगा। हटा दीजिए तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर, FeCN6, वो भी बड़े कोष्टक में लिखा जा रहा है इसको। स्मॉल या जो छोटा कोष्टक उसका प्रयोग नहीं करना है, न सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 प्लस है, तिर्यक गुणा यहाँ पर, तो कितना होगा 4 माइनस। तो अब यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, संकुल आयन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा था इसमें अभी, AgNH3 ट्वाइस, 2 अमोनिया हैं, अभी अमोनिया कह रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन को दान देकर के Ag के साथ में बंध बनाया हुआ है। अब इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ मैं Cl, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो कोष्टक के बाहर हटाएंगे इसमें, तो एक Cl में कितना माइनस होता है बताओ, 1 माइनस। अभी वो तो उदासीन हो गया है टोटल, इसीलिए ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। तो एक Cl को हटा देंगे तो 1 माइनस हट रहा है, तो कितना प्लस होगा, 1 प्लस। जितना प्लस हटेगा उतना माइनस, या जितना माइनस हटेगा उतना प्लस बनाना है इसमें। तो एक Cl को हटा देंगे तो केवल ब्रैकेट को हम लिखें AgNH3 ट्वाइस, तो 1 माइनस हटा दो कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस। तो यहाँ पर ये जो संकुल आयन है वो कौन सा आयन वाला है, अभी धनात्मक आयन वाले हैं, ठीक है। ऐसे आप कई प्रकार बना सकते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं वो, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पर दूसरे रूप में यहाँ पर लिखता हूँ, संकुल लवण के प्रकार या संकुल यौगिक के प्रकार। संकुल यौगिक के प्रकार, या इसको आयन के रूप में लिख लें अपन, संकुल आयन के प्रकार में हम इसको ले जाते हैं पहले। तो संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के, धनात्मक आयन वाले और ऋणात्मक आयन। ऐसे उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है कैसा आयन है, यहाँ पर ये संकुल धन आयन है, केटायन जिसको कहते हैं अपन, अंग्रेजी में नाम क्या है इसका, केट आयन, ठीक है ना। और सॉरी धन आयन इधर है, जो धन आयन इसको लिखना है, धनायन संकुल। और यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश वाले, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये ऋण आयनिक या ऋणायन संकुल आयन कहलाएगा यहाँ पर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनायन, एन आयन, और धन आयन का मतलब होता है केटायन। ऐसे उदासीन भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आयन की बात कर रहे हैं इसलिए उदासीन की कोई संभावना है ही नहीं इसमें। हाँ, लवण उदासीन हो सकते हैं अलग से, तो ऑलरेडी उदासीन है लेकिन फिर भी उसमें कोई आवेश भी नहीं होता, ऐसे भी पढ़ते हैं अपन। जैसे निकिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी समझ लीजिए, CO माने क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको ऐसा न लिखें इस रूप में, कैपिटल C स्मॉल ओ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप कैपिटल लेटर का ही प्रयोग, जो भी यहाँ पर है बड़े कोष्टक के बाद में, वह डी अधिकांशतः डी ब्लॉक के हैं। थोड़ा ध्यान समझ लेंगे। और जितने भी हम ऐसे संकुल यौगिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक को हम और क्या कहते हैं अपन, संक्रमण धातु कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट समझ लीजिए। तो डी ब्लॉक की खास विशेषता होती है, कई ढेर सारी विशेषता हैं। सभी धातु होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ये अपचायक होते हैं, इनके आयन रंगीन होते हैं, इनका चुंबकीय गुण अधिकांशतः अनुचुंबकीय होते हैं, ये कॉमन है। उससे हट करके गुण मुख्य होता है कि वह संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं।
कौन सा? संकुल यौगिक। ढेर सारे गुण हैं, उनमें से हम आज और एक गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा गुण? संकुल यौगिक का बनना। मुख्यतः कौन से ब्लॉक के तत्वों की विशेषता होती है? वह डी ब्लॉक तत्व। बाकी अन्य तत्व ब्लॉक के भी तत्व बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम आदि बनाते हैं जो पी ब्लॉक हैं, लेकिन अधिकांशतः उनकी जो प्रमुख विशेषता होती है डी ब्लॉक की, वो कौन सा होती है? संकुल यौगिक बनाने की विशेषता होती है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि केवल डी ब्लॉक वाले ही बनाते हैं, बाकी ब्लॉक वाले नहीं बनाते, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांशतः गुण इनका पाया जाता है डी ब्लॉक तत्वों की। क्यों? क्योंकि इसमें इनका डी कक्षक अपूर्ण होता है। खास पॉइंट है कि समझ लीजिए बनाते क्यों हैं। तो क्या कारण है इसका? इनका n-1d, n-1 माने सबसे बाहर के पहले, सबसे बाहर के अंदर समझ लो। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? n-1। इसको हिंदी में बोलते हैं उपांत्य। उपांत्य माने अंतिम का पहला, अंतिम का पहला। ये जो कक्षक हैं कौन सा? वो भी डी, ये अपूर्ण होते हैं। इसको हिंदी में शब्द है उपांत्य, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं सेकंड लास्ट। क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट। जैसे क्रिकेट में एक ओवर होता है, ओवर माने तो समाप्त होना, ठीक है ना, समाप्त होता है 6 गेंद से, तो 5वां जो गेंद होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकंड लास्ट। ओवर का सेकंड लास्ट माने सबसे अंतिम का पहला, इसीलिए यहाँ पर उपांत, उप माने पहला और अंतिम माने लास्ट, अंतिम से पहला। ठीक है, तो सबसे अंतिम कोष के पहले वाले में जो डी कक्षक रहते हैं वो कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और अपूर्ण होने के कारण से ये जो लिगेंड होते हैं इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर लेता है? वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कौन सा यौगिक बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कुछ लवण जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। निकिल है 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ले रहे हैं इसको, है ना। इसमें टोटल आवेश 0 है, कुल आवेश 0, न तो धन है न ऋण है। इधर भी इस प्रकार साइन के रूप में लिखेंगे तो इसमें कोई धन ऋण नहीं है, सेम वही होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आयनित तो होगा नहीं, क्योंकि हम इसको विशेषता पढ़ चुके हैं। यदि इसको जल में भी घोलोगे तो ये बड़े कोष्ठक वाले आसानी के साथ अलग अलग होने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ अलग विशेष प्रकार की विधियों के द्वारा हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन केवल पानी में घोल दोगे तो ये, जैसे यहाँ पर हम Fe और Cn की बात कर रहे हैं, ऐसे पानी में घोलने से Fe और Cn अलग अलग होने वाले नहीं हैं। ठीक है, भले ही ये जो सोडियम है यही बाहर निकल दे, जो कोष्ठक के बाहर में है, चाहे वो पहले रहे चाहे बाद में रहे, यही बाहर होने वाले हैं या आयनित होने वाले हैं, और वो अंदर वाला आयनित होने वाला नहीं है। इसको विशेष विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पानी में घोल करके सामान्य रूप से हम आयनित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आयन भी सेम इसी प्रकार से रहेगा, अर्थात ये उदासीन होंगे। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन प्रकार के। अब आगे चलें अपन, हमारा दूसरा यहाँ पर एक टॉपिक है लिगेंड। जिसको अपन हिंदी में और क्या बोलते हैं? अपन संलग्नी कहते हैं। तो लिगेंड क्या है, इसके आइए हम पहले परिभाषा के रूप में इसको देखते हैं। अभी तक हम लोग ऐसे मोटे तौर पर समझ चुके हैं, इसको हम शब्दों में यदि इसको पिरोएंगे तो किस प्रकार शब्दों में इसको बोल सकते हैं अपन, या उसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या है, देखिए इधर से कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। वह स्पीसीज, एक शब्द है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब यहाँ पर रसायन में हम कण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कण। और कण का मतलब 3 होते हैं, परमाणु भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी रसायन में कण शब्द आएगा इसका 3 तात्पर्य है, परमाणु, अणु या आयन।
कोई भी हो सकते हैं वो। कण कहा गया, यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं लिगेंड के बारे में पारिभाषिक रूप से। वह स्पीसीज अर्थात परमाणु, अणु या आयन कोई भी हो सकते हैं जो, यहाँ पर शब्दों को लिख रहा हूँ मैं, केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु हो सकता है, इसको मैं यहाँ पर आयन के रूप में लिख रहा हूँ, को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, उसको देना, सामान उसको डोनेट करना जिसको बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे करके भी लिख सकते हैं इसको। ये दूसरे शब्द में प्रदान के जगह हम क्या लिख सकते हैं अपन, दान। इलेक्ट्रॉन युग्म दान देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं या संलग्नी कहते हैं। ये हो गया यहाँ पर लिगेंड का शाब्दिक अर्थ। यानी हम सामान्य रूप से समझ लें कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे, चाहे कोई भी हो। जिसको अपन यदि संक्षिप्त में और समझें, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा हुआ है लुईस अम्ल क्षार, ठीक है। अम्ल क्षार की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, 3 परिभाषा, आर्नियस के द्वारा बताया गया, ब्रांशेलारी के द्वारा बताया गया, और तीसरा वाला क्या है इसमें, लुईस का। तो लुईस का क्षार थोड़ा समझें अपन, तो लुईस क्षार क्या होते हैं, ऐसे यही परिभाषा इसका, कोई भी स्पीसीज माने परमाणु, अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, लुईस क्षार कहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होंगे, लुईस क्षार। यदि संक्षिप्त में कहें तो ये एक लाइन में, यदि हम एक शब्द में इसको अपन पिरोने का प्रयास करें तो लेविस बेस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, लेविस बेस, या हिंदी में कहेंगे तो लुईस क्षार। एक लाइन, लिगेंड क्या है, तो यदि कोई संक्षिप्त में बोलना चाहेगा तो क्या बोल सकता है, लुईस क्षार को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा अपन देखेंगे, ये लिगेंड के प्रकार, आगे अपन वर्गीकरण करते हैं इसमें लिगेंड। अभी थोड़ा सा अपन एक बार और उसको रिवाइज कर ले अपन समझने के लिए। जैसे अभी हम लिखे थे FeCN6, मैं बार बार एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि हमको एक ही समझ आए तो बाकी भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अलग अलग के अलग अलग होगा, एक को समझ आए तो बाकी भी वैसे हैं। तो FeCN6 यहाँ पर अभी जैसे लिखे थे, तो यहाँ पर जो CN है वो क्या चीज़ है, ये लिगेंड है। ये नाइट्रोजन अलग नहीं है ना कार्बन, ऐसा नहीं है, एक साथ है CN। तो ये जो लिगेंड, यहाँ पर CN क्या चीज़ है, लिगेंड के रूप में इसको जानेंगे, इसमें इसको चिन्हांकित कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे और अभी 2-4 उदाहरण हम ले चुके हैं। इसमें से FeCN6 वाला जो CN है वो क्या है, लिगेंड कहलाएगा। और Fe को क्या कहते हैं अपन, केंद्रीय धातु आयन, अलग से नाम इसके, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन। अब आगे चले अपन लिगेंड का वर्गीकरण, और इसमें इस पार्ट में ध्यान समझेंगे, इसको अच्छे से समझिए लिगेंड के, क्योंकि लिगेंड और केंद्रीय परमाणु से ही ये सब चीज़ बनने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी सब करामात है शब्दों के, हमारा मेन टारगेट होगा लिगेंड को समझ लें और केंद्रीय धातु आयन को समझ लें। यदि ये 2 चीज़ समझ आती है तो बाकी पार्ट में, इस चैप्टर में बाकी जो टॉपिक है अपने आप समझ आएगा, माने बेसिक चीज़ें हैं इसमें। चलिए अब लिगेंड का वर्गीकरण अपन देखने जा रहे हैं इसमें, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्या हम इसको कैसे बांट सकते हैं, तो इसको 2 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। एक तो इसमें है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, कि उस लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं
जोड़ी, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब पेयर है। आप एक ठो मत समझिए, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन युग्म करना, माने जोड़ी, कितने जोड़ी दे सकता है वो। एक ठो देगा तो नहीं कहलाएगा, यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये नहीं निकलने वाला, जोड़ी में होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस है इसका दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता, ये सब लिगेंड के हैं, हम दूसरे बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरे लिगेंड का है। सामने में लिखने की जरूरत नहीं है कि लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या है। दाता परमाणुओं या परमाणु हो सकते हैं के संख्या के आधार पर। देखिए दोनों में अलग अलग है, एक कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, उसमें कितने जोड़ी का इलेक्ट्रॉन पाए थे, इसके आधार पर है, ठीक है ना। और एक दूसरा क्या बोला जा रहा है, कितने दाता परमाणु हैं, एक दाता परमाणु हो कि 2 देने वाले हैं कि 3 देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये दोनों बेसिस है इसमें। अब हम थोड़ा सा पहले के बारे में समझें, इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। पहला प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या के आधार पर, और ये जो है मुख्यतः मुख्य रूप से 2 प्रकार से, इसको हम ए और बी समझ लें पहले। इसका पहला, इसका प्रकार, तो एक क्या होते हैं इसमें देखिए इधर से, पहला ऐसा लिगेंड जिसमें खाली, मैं यहाँ पर सीधा शब्द लिख देता हूँ, उसमें खाली पाई ऑर्बिटल होते हैं, खाली पाई ऑर्बिटल होते हैं। पाई ऑर्बिटल का सीधा मतलब है ऐसा कक्षक जो पाई बंद बना सकता है, ऐसा कक्षक जो पाई बंद बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, पाई ऑर्बिटल कहते हैं। और जो सिग्मा बंद बनाते हैं, ऐसे कक्षक को अपन अलग से कैटेगराइज करें तो उसको बोलते हैं सिग्मा कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें खाली पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म तो एक जोड़ी से अधिक होगा, एक जोड़ी या एक जोड़ी से अधिक होगा। पर यहाँ पर संख्या को देख लें अपन, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, एक या एक से अधिक, 2 जोड़ी भी हो सकते हैं, 3 जोड़ी भी, लेकिन कम से कम एक जोड़ी होगा इसमें। ये तो मेन है इसमें, तो कम से कम एक या एक से, संक्षिप्त में लिखना अपन इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक या एक से अधिक, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जोड़ी तो होना जरूरी है, क्योंकि हम उसी के आधार पर रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म कितने पाए जाते हैं। और उसमें क्या होते हैं, खास बात उसमें खाली पाई ऑर्बिटल होते हैं। तो इससे क्या होगा पहले समझिए। देखिए यहाँ पर ये धातु है, धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल, उसके लिए संक्षिप्त में यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, एम लिखा जा रहा है इसमें। मेटल जो है लिगेंड, लिगेंड के यहाँ पर सब संकेत है एल, एल मानी लिगेंड। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ बंध बना रहे हैं। कैसे बंध बनाएंगे, देखो यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें खाली पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये सिग्मा और पाई 2 प्रकार के बंध बनते हैं इसमें, एक पर ध्यान समझें। इसमें खाली पाई ऑर्बिटल होते हैं, और साथ ही साथ यह धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण भी करता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म को लिगेंड धातु आयन को भी दान देता है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो लिगेंड होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, खाली पाई ऑर्बिटल युक्त लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर दाता कौन है, ग्राही कौन है, तो दोनों हैं, धातु भी दाता है और लिगेंड भी दाता है। ग्राही कौन है, दोनों हैं, धातु भी है और लिगेंड भी है। इसमें अलग से कोई दाता नहीं है, अलग से न कोई ग्राही नहीं है, जबकि दोनों के दोनों दाता और ग्राही के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पहला ऐसा माने लिगेंड जिसमें कि खाली पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अपन लेते हैं इसमें, उदाहरण के तौर पर उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। एम का मतलब मेटल समझना है, एल का मतलब लिगेंड है इसमें। उदाहरण के लिए जैसे कार्बोनिल CO, ऐसा वो लिखेंगे अपन NO नाइट्रोसिल। उसी प्रकार से कुछ असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये सभी इसी के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, ऐसे आदि करके लिख लेंगे, एटसेट्रा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन। ऐसे ढेर सारे हैं तो इसमें, और वो भी अपने न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में, वो भी ध्यान समझेंगे, अपने
न्यूनतम ऑक्सीकरण, थोड़ा शब्द को थोड़ा अपन देखते हैं इसमें, ऐसा लिगेंड जिसमें खाली पाई ऑर्बिटल होते हैं और वह धातु आयन से इलेक्ट्रॉनों को दान देता है और लेता भी है, दोनों है, लेकिन जब लेता है तब वह न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ये कैसे होते हैं यहाँ पर? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कि उसका जितना कम से कम आवेश हो सके, जीरो हो जाए तो जीरो हो जाए, ठीक है ना। ऐसी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? धातु से प्राप्त भी कर सकता है या करता है। ऐसे जितने भी ये सभी क्या कहलाते हैं? खाली पाई ऑर्बिटल युक्त लिगेंड कहलाते हैं। अब दूसरा चले अपन, इसको मैं दूसरा कैटेगराइज बी। तो बी वाला में यहाँ पर क्या होगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करते। दूसरा प्रकार के लिगेंड कैसे होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म तो होते हैं, एक जोड़ी से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे मैं यहाँ पर पहले उदाहरण लेता हूँ मैं, H2O, ये हो यहाँ पर पहला वाला खत्म काम। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, जल अमोनिया। पहले एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, पहले एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। इस ऑक्सीजन पर 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और अमोनिया में 1 जोड़ी है, ठीक है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करता। हालांकि इसमें 1 जोड़ी है, 2 जोड़ी अलग अलग में है, एक ही परमाणु में है, लेकिन ये जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करते, जबकि क्या करते हैं? हमेशा ये दान देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 2 जोड़ी है तो 2 जोड़ी को भी दान दे सकता है। अमोनिया में 1 जोड़ी है तो 1 जोड़ी है तो 2 जोड़ी तो हो नहीं सकता। ये कितने जोड़ी को दान देगा? हमेशा 1 जोड़ी को। और लेकिन कभी यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे जितने भी लिगेंड होते हैं ये दूसरे प्रकार के अंतर्गत में आएंगे इसमें। तो यहाँ पर संक्षिप्त में लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं? इसमें खाली कक्षक नहीं होते, खाली कक्षक नहीं होते जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सकें? ग्रहण कर सकें। ऐसे जितने भी लिगेंड आएंगे ये सभी किस में आएंगे? दूसरे प्रकार के। उसका कोई अलग से नाम नहीं है। ऐसे लिगेंड जिसमें इस प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन वह धातु आयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे प्रकार के लिगेंड है। और लेकिन देखिए दोनों में मैच, खास बात क्या है, समानता क्या है? दोनों में एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना जरूरी है, खाली वाला नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। अब आगे चलें, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर दूसरा प्रकार का वर्गीकरण, ये हो गया पहला। यानी इसी के अंतर्गत में 2 प्रकार हम समझ लिए। अब उसी में यहाँ पर दूसरे प्रकार के देखें अपन, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या के आधार पर, अभी तक हम बोले थे 1 या 1 से अधिक जोड़ी होना चाहिए। अब दूसरा प्रकार के यहाँ पर, इसको मैं C लिख दे रहा हूँ, चलिए पहले इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको, ABC प्रकार के, ठीक है। तो तीसरा प्रकार क्या है? ऐसा लिगेंड जिसमें एक भी, यहाँ पर देखो, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संक्षिप्त में लिखा जा रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आप खोजोगे तो नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन वह लिगेंड की भांति काम कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है लेकिन फिर भी वह लिगेंड की तरह काम करता है इसमें। तो कैसे होगा देखिए, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर एथिलीन, एग्जांपल को आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिख देंगे। एथिलीन जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे अणुसूत्र के रूप में C2H4 लिखते हैं, ठीक है ना। नाम को भी लिख दे, नीचे में लिख लीजिए एथिलीन, जिसको एथीन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है और एक क्या है बताओ? पाई। किसी को मान सकते हैं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा क्या होते हैं? पाई। आप ऊपर मान नीचे मानो, बाकी एक तो सिग्मा एक पाई है। तो ये क्या करते हैं? पाई बंधित होते हैं। ध्यान सुनना इधर से, एकाकी इलेक्ट्रॉन में कार्बन पर नहीं है, ना हाइड्रोजन पर नहीं है, लेकिन यह धातु आयन के साथ पाई बंधित बंध, माने पाई बंध के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसी इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पाई बंधित लिगेंड कहते हैं। दूसरा यहाँ पर नाम को नीचे क्वेश्चन में और लिख रहे, समझ लीजिए, पाई बंधित लिगेंड। पाई बंधित लिगेंड यानी पाई बंध के साथ में धातु से जुड़ता हो। उसी प्रकार से बेंजीन, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H6। इसको संरचना की दृष्टि से सब जानते हो, इसको पुनः एक बार इस प्रकार से हम समझा दें। इसमें
बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, रिंग में होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन कहते हैं, C6H6। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको मिलेगा नहीं एक जोड़ी के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, लेकिन इसमें पाई बंद जो है ये 3 पाई बंद है, एक पाई बंद, दूसरा पाई बंद और एक तीसरा। अब पाई बंद को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन से वो बंधित होता है। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसमें कुछ उदाहरणों को आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन। बाकी इसमें मुख्य उदाहरण हमारे जो उपयोग में अधिकांश आते हैं इस प्रकार से हैं, ऐसे आदि लिख लीजिए और, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन, इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, मैं देखिए जैसे एथिलीन का एग्जाम्पल लेकर के, इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक है जीसल लवण, उदाहरण लिख लीजिए इसके अंतर्गत उदाहरण, जीसल लवण। इसको जीस साल्ट भी बोलते हैं, ये वैज्ञानिक का नाम है। इसमें सूत्र लिख लीजिए, पोटेशियम, प्लेटिनम यहाँ पर कैल्शियम धातुआन है, 3 क्लोरीन है, लिगेंड है सब, अंदर में लिखा गया पहला धातुआन, इसके बाद सब लिगेंड होंगे। इसके बाद एथिलीन है, एथिलीन का सूत्र क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहो तो ऐसे C2H4 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेटिनम 3 क्लोराइड से और एक एथिलीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एथिलीन है वो कैसे जुड़ा हुआ है, पाई बंधित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे और बेंजीन के साथ भी इस प्रकार से एग्जाम्पल ढेर सारे हैं। इसमें एक उदाहरण किसका लिया मैं, जीसल का लवण, इसका सूत्र लिखोगे तो KPTCl3 एथिलीन एक साथ है। आगे चले अपन दूसरा प्रकार का वर्गीकरण, ये टॉपिक खत्म। पहला प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लिगेंड को अच्छे समझेंगे। इसी के बारे में जब समझेंगे नहीं तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमको ढंग से समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी विशेषता के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। आगे चले दूसरा प्रकार का वर्गीकरण, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, संक्षिप्त में लिख लीजिए, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। लिगेंड का वर्गीकरण, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर देखिए सीधा सीधा है, कितने जोड़ी ऐसे कितने परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे सकते हैं, चाहे 1 जोड़ी दे चाहे 2 जोड़ी दे। हमको यहाँ पर कितने जोड़ी दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी कम से कम 1 जोड़ी देगा ही देगा, लेकिन कितने तो ऐसे परमाणु हैं, चाहे समान परमाणु हो चाहे अलग अलग हो, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, इसका यहाँ पर वर्गीकरण चले, ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं ABCD से लिख रहा हूँ 2 प्रकार से। इसका पहला किसका आधार पर है, नंबर ऑफ डोनर एटम, दाता परमाणुओं की संख्या उस लिगेंड में। तो पहला यहां पर है एक दंतुर लिगेंड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट। तो ये क्या है, मोनो माने एक, ये तो ऑलरेडी एक है, एक दंतुर यानी दाता परमाणु की संख्या केवल 1 होती है, ठीक है। ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितनी होती है, केवल 1 होती है, ओनली सिंगल एटम होगा उसमें, दूसरे नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे एक ही होता है, संक्षिप्त में लिखा हूं, दाता परमाणु केवल और केवल 1 होंगे। जैसे उदाहरण जल में दाता परमाणु कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको मैं यहाँ पर स्टार चिन्ह के द्वारा बता रहा हूँ, जितना भी स्टार चिन्ह बना रहा हूँ ये सभी दाता परमाणु है। अमोनिया NH3, ये देखिए यहाँ पर एक जोड़ी, ये तो एकाकी इलेक्ट्रॉन है ही है, अब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं दाता परमाणु को यहाँ पर चिन्हांकित कर रहा हूँ, स्टार चिन्ह बना दिया गया है। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, केवल नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ, यहाँ पर और थोड़ा कैटेगराइज कर दें, ये उदासीन है, कैसे हैं, उदासीन, ऐसे ढेर सारे आपको मिलेंगे, ये उदासीन के अंतर्गत में आएगा। -1 -2 कोई माइनस+ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दाता परमाणु कितने होंगे, 1 होगा इसमें। जैसे देखिए कुछ उदाहरण, एसीटेट CH3CO माइनस होते हैं,
इसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटेट। इसमें जो ऑक्सीजन है आखिरी वाला, जिसको मैं यहाँ पर चिन्हांकित कर रहा हूँ स्टार चिन्ह के द्वारा, एक ही दाता परमाणु है। जब जुड़ेगा धातु आयन से तो इधर कहीं से नहीं जुड़ने वाला, यहीं से ही जुड़ने वाला है, ठीक है ना। स्टार चिन्ह जरूर लगा दीजिए जहाँ पर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दाता परमाणु संख्या कितनी होती है, एक। और एक चलिए एक सरल उदाहरण लेता हूँ मैं, फ्लोरीन जो कि फ्लोराइड के रूप में रहते हैं, इसमें दाता परमाणु कौन है यहाँ पर, केवल फ्लोरीन, दूसरा कोई नहीं है इसमें। इसमें भी आवेश कितने हैं बताओ, -1 है इसमें, ठीक है। तो दाता परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। आइए चलिए दूसरा प्रकार की, इसमें आवेश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ ना, आवेश कुछ भी हो सकता है, उदासीन हो, -1 -2 ऐसे ढेर सारे आपको मिलेंगे, लेकिन दाता परमाणु कितने होंगे, केवल एक होंगे, ये हमको समझना है इसमें। दूसरे प्रकार चले अपन, एक के जगह में अब आगे आएगा बहुदंतुर, ठीक है ना, एक दंतुर के बाद बहुदंतुर, पॉलीडेंटेट। ऐसे हिंदी और अंग्रेजी में वचन की दृष्टि से दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में चले चाहे अंग्रेजी में, दो ही प्रकार के लिगेंड होंगे, एक दंतुर और बहुदंतुर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। बहु माने एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक दाता। संक्षिप्त में लिखें परिभाषा तो एक से अधिक दाता, एक से अधिक दाता परमाणु। अब एक से अधिक बोले तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, वो 6, 7, ठीक है ना। अब उसकी संख्या के आधार पर फिर इसका वर्गीकरण होगा। आगे चलें, द्विवचन, त्रिवचन चलेगा, है ना। 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, फिर इसका वर्गीकरण हो गया। बहुदंतुर का अलग से वर्गीकरण। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ इसको। इसका पहला बहुदंतुर के अंतर्गत पहला होगा द्विदंतुर, इसको अंग्रेजी बोलते हैं अपन बाईडेंटेट। बाई माने 2, BI। तो द्विदंतुर में कितने होंगे, संक्षिप्त में दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 2 होगी, सीधा सीधा है। दाता परमाणु 2, मैं संक्षिप्त में 2 लिख रहा हूँ, चाहे वो समान वाला हो चाहे अलग अलग हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन नहीं होगा, वो कुछ भी हो, लेकिन दाता परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। इसी को मैं ऊपर को मिटा रहा हूँ, इसके 1-2 उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हैं अपन, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। इसमें ये पाई बंधित है, ये पाई बंध को हटा करके इसके जगह में NH2 को लिखा जा रहा है, NH2। तो 2 इस एथिलीन में 2 इमीन जुड़ गया, तो नाम हो गया एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, संक्षिप्त में हम इसको EN लिखते हैं, ध्यान समझेंगे, बार बार EN, स्मॉल एन लिखा, मैंने क्या समझना है इसको, एथिलीन डाईएमीन पढ़ना है। इसका सूत्र इस प्रकार से है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और यहाँ पर देखो दाता परमाणु है नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन ये भी क्या है यहाँ पर दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु हुए, 2 दाता परमाणु हुए। उसी प्रकार से कार्बोनेट ऑक्जिलेट, देखिए अगला एग्जाम्पल, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसी के अंतर्गत में है ऑक्जिलेट COO। ऑक्जिली का सब जानते हो, COOH। यदि H को हटाते हैं तो क्या बनेगा, CO। इसमें माइनस, इसमें माइनस, और यही जो माइनस वाले हैं ये क्या है यहाँ पर, दाता परमाणु। तो 2 दाता परमाणु हैं, चाहे समान हो चाहे अलग अलग हो। ऐसे 3 दंतुर, 4 दंतुर, 5 दंतुर ऐसे भी होते हैं, ठीक है। आप ऐसा बनाते जाएंगे, NH2 के बाद फिर CH2, ये बाद में बीच बीच में NH करके आते जाएंगे इसमें। मैं सीधा लेता हूँ, हमारे सिलेबस के आधार पर जो अगला जो दंतुर है वो है षड्दंतुर। 6 दंतुर का मतलब हो गया दाता परमाणु संख्या कितना होगा, 6 होगा। दाता परमाणु 6 होते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिखिए, इस एथिलीन में डाईएमीन का सूत्र क्या है, एथिलीन डाईएमीन बोला, एथिलीन का सूत्र हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड हटा करके जोड़ दिए NH2,
NH2, अब उस 2 H के बदले में 2 बंद है, ठीक है ना। इधर भी सेम है, NH2, H हो गया। इसमें अब जोड़िए एसीटेट को। एसीटेट का सूत्र क्या होता है? एसीटेट का सूत्र CH3, लेकिन ध्यान सुनिए CH2 होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, ये एक ग्रुप बंद है माने एक हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 3 नहीं लिखो, क्या लिखेंगे? 2। समझ रहा है? CO एसीटेट है, ऐसे 4 तो बनाइए, CH2 CO माइनस, इधर भी समय से होगा CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। ये यहाँ पर जो आखिरी माइनस वाले हैं सभी दाता परमाणु, 1 2, इधर भी सेम। ये जो ऑक्सीजन का दाता है, ये लास्ट वाला ऑक्सीजन दाता, कितना हो गया? 4। और साथ ही साथ इसमें जो 2 नाइट्रोजन एटम हैं, ये भी क्या होते हैं बताओ? दाता परमाणु। तो टोटल कितने दाता परमाणु हो गए? 6 हो गए। 4 ऑक्सीजन हो गया और 2 नाइट्रोजन हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा माने 4, क्या है? एसीटेट है। और इसको संक्षिप्त में हम लिखते हैं EDTA, ठीक है। सभी को कैपिटल टी में लिखना है। ई माने एथिलीन, डी माने डाइएमीन और टी माने टेट्रा, ए यानी एसीटेट, ठीक है। इसको बार बार क्वेश्चन लिखा जाएगा, अधिकांश सब संकेत आएंगे, EDTA लिखा रहेगा, तो आपको पढ़ना क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ऐसे 3 4 और 5 वाले भी आपको उदाहरण में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसको क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक दंतु, दूसरा क्या होते हैं? बहुदंतु। और बहुदंतु के अंतर्गत में 2 3 4 5 और अधिकांशतः 6 तक हमको मिलते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से आज हम इस पीरियड के अंतर्गत हमने 2 टॉपिक इसमें समझे। एक है संकुल आयन और दूसरा क्या है यहाँ पर? लिगेंड कहते हैं, ठीक है। जो कि लिगेंड एक अति आवश्यक संकुल यौगिक के लिए जरूरी है, उसके बिना लिगेंड नहीं बन सकता, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 ही मुख्य हैं, केंद्रीय धातु आयन, दूसरा क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अब बाकी यहाँ पर लिगेंड में प्लस, यहाँ पर टोटल कितने माइनस होंगे बताओ? कितने माइनस होंगे? 4 माइनस, देख रहे हैं ना, 1 माइनस 2 माइनस, आखिरी में 1 माइनस। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मान ये मत समझना कि ये उदासीन है, 4 माइनस छिपा हुआ है, ठीक है ना। और ये 6 एक दंतुर के समतुल्य, वो भी समझ लीजिए। एक बार लिखा माने 6 ठो जल लिखूंगा और 1 ठो EDTA लिखूंगा, दोनों एक बराबर है। क्यों? क्योंकि जल में केवल एक दाता परमाणु ऑक्सीजन, और इसमें कितने दाता परमाणु हैं? 6 हैं। तो 6 जल के बराबर 1 ठो EDTA होगा, ठीक है ना। तो जब भी समतुल्य एक दंतुर कहा जाएगा, शब्द क्या बोला मैं? समतुल्य एक दंतुल्य, इसका मतलब है कितने दाता परमाणु की संख्या है, ठीक है ना। भले नाम एक ठो है लेकिन वो 6 के समान काम करेगा वो। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज हम इसमें संकुल आयन और लिगेंड के बारे में वर्गीकरण को समझे। इसमें अब अगले कालखंड में हम इससे संबंधित आगे जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।